Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. So friends, in today's video we are going to discuss the preliminary exam paper of Rajasthan Junior Legal Officer JLO 2014 पेपर 3. I hope कि ये वीडियोस आपके लिए बड़ी यूजफुल रहेंगी. So friends, if you are preparing for judicial services, this channel will be very useful for you. आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल रहेगा. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल. एंड वाइल सब्सक्राइबिंग डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस. एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो in addition to like and subscribe, kindly give us a super thanks. Super thanks is a way to appreciate the content creator. आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए आप जितना भी अमाउंट चाहें डोनेट कर सकते हैं. मिनिमम इज़ 40 रुपीज़. सो डोंट फॉरगेट टू गिव अस अ सुपर थैंक्स. देखिए एग्जाम पेपर कुछ इस तरीके से आया था. पेपर 3 है, 60 क्वेश्चन एविडेंस के हैं, 20 क्वेश्चन लिमिटेशन के, इंटरप्रेट स्टैट्यूट्स एंड ड्राफ्टिंग एंड कन्विंसिंग के हैं 30 क्वेश्चन. 3 आवर्स का टाइम है. मैक्सिमम मार्क्स हैं 50 एंड 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है इस एग्जाम पेपर में. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच. तो डेफिनेशन ऑफ एडमिशन सेक्शन 17 एविडेंस एक्ट में है, ये करेक्ट है. एक्सपर्ट 45 में है. करेक्टर के बारे में बात की गई है कहाँ पर, फ्रॉम सेक्शन 52 टू 55 तक. 55 में तो करेक्टर एज अफेक्टिंग डैमेजेस लिखा हुआ है तो ये हो गया रॉन्ग. जनरल राइट्स एंड कस्टम सेक्शन 13 में है तो इसमें रॉन्ग कौन सा होगा, नॉट करेक्ट मैच 3 इज द आंसर. Exercise 2. Definition of confession was given by the Privy Council in Pakla Narayan Swamy versus Emperor. 3 is the answer. Exercise 3. Which of the following section of Indian Evidence Act does not deal with criminal matters? That is section 23. सिविल केसेस के लिए सिर्फ, तो 1 इसका आंसर रहेगा. Exercise 4. Admission may be proved against the person who makes them. This rule is contained in section. देखिए ये प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 21 में तो 3 इसका आंसर रहेगा. Exercise 5. The previous conviction of an accused shall be relevant to show a particular state of mind and explanation. अब देखिए प्रीवियस कन्विक्शन की बात की गई है वो की गई है एक्सप्लेनेशन 2 में और स्टेट ऑफ माइंड की बात की गई है एक्सप्लेनेशन 1 में. अब आप यहाँ कौन सा लगाओगे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर दिया, दोनों को मिक्स करके यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया. बट जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं देखिए, प्रीवियस कन्विक्शन ऑफ एन एक्यूज शैल बी रेलेवेंट, तो किसके बारे में पूछ रहे हैं, प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में. टू शो अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड, जो प्रीवियस कन्विक्शन अगर पूछ रहे हैं तो वो है एक्सप्लेनेशन 2 में, तो 2 ही आप लगा सकते हैं. बट मैं कहूँगा क्वेश्चन ये ठीक नहीं बनाया है. Exercise 6. An admission made without prejudice shall not be admissible in evidence because of the provision of section 23 Evidence Act. 1 is the answer. Next 7. Confession of one accused may be admissible against co-accused if they are tried jointly but not for the same offense. No, tried for the same offense and jointly. तो ये आ गया ट्राइड जॉइंटली फॉर द सेम ऑफेंस. 4 इज द आंसर. कहाँ मेंशन किया गया है, सेक्शन 30 ऑफ एविडेंस एक्ट में. Exercise 8. Which one of the following is not correct? Statement of a person under section 32 is relevant if his dead cannot be found incapable. ये तीनों तो आते ही हैं. If he does not want to come to make his statement, ये नहीं आएगा तो 4 is the answer. Next 9. Which of the following is not secondary evidence? सर्टिफाइड कॉपीज ये तो है. कॉपीज मेड फ्रॉम एंड कंपेयर विद द ओरिजिनल ये भी है. डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, दिस इज प्राइमरी एविडेंस. काउंटर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एज अगेंस्ट द पार्टीज हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम, दिस इज ऑल्सो अ सेकेंडरी एविडेंस. तो कौन सा नहीं हुआ, 3 इज द आंसर. प्रोविजन का सेकेंडरी है, प्राइमरी एविडेंस का. प्राइमरी एविडेंस है 62, 64, सेकेंडरी 63, 65. Exercise 10. Under section 32, a statement against proprietary and pecuniary interest will be relevant under its subsection 3. 1 is the answer. Exercise 11. Opinions of third person is not relevant at all, या फिर is always relevant, या फिर will be relevant as per discretion of the court, या फिर upon certain matters. No, 3 is the answer. एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में कहाँ मेंशन किया गया, सेक्शन 45 एविडेंस एक्ट में.
नेक्स्ट 12, इन सिविल केसेस एविडेंस ऑफ कैरेक्टर इज एडमिसिबल या फिर ऑलवेज एडमिसिबल। प्रोसिक्यूशन कैन गिव एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर ऑफ द अक्यूज्ड, या फिर accused can give evidence of his good character and evidence of bad character is admissible in reply to such evidence. This is 4 is the answer. This section 53 and 54 of Evidence Act. Next is 13. Evidence of character includes evidence of reputation, disposition या फिर general reputation या फिर general disposition, particular acts by which reputation or disposition were shown. Of general reputation and general disposition 4 is the answer. कहाँ प्रोवाइड किया गया है? सेक्शन 55 की एक्सप्लेनेशन 1 में। नेक्स्ट 14, जुडिशियल नोटिस मीन्स नोटिस गिवन बाय द कोर्ट या फिर इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कोर्ट या फिर टू आस्क फॉर एविडेंस एंड टू रिकॉग्नाइज विदाउट प्रूफ समथिंग एज एग्जिस्टिंग। टू आस्क फॉर एविडेंस 3 इज द आंसर। अब आप सोचेंगे कि जहाँ पर जैसे सेक्शन 56 57 लिखा हुआ है कि जुडिशियल नोटिस ले लिया तो उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ सिर्फ मीनिंग पूछ रहे हैं कि जुडिशियल नोटिस का मीनिंग क्या है, वो सेक्शन 56 57 नहीं पूछ रहे हैं। नेक्स्ट 15, द लिस्ट ऑफ जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट्स इज कंटेन इन एविडेंस एक्ट अंडर सेक्शन 57 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 16, द रूल एज टू डायरेक्ट ओरल एविडेंस इज कंटेन इन एविडेंस एक्ट अंडर सेक्शन 61 इज द आंसर। Next 17, which of the following parts of document which is 30-year-old is not presumed by the court as true? Signature, handwriting, and date of contents. Content, signature, date, handwriting के लिए presume कर लेता है कोर्ट कि भाई हाँ उस दिन execute हुआ था। 4 इसका आंसर रहेगा। सेक्शन कौन सा है ये? 90 एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट 18, a public document can be proved by original only certified copy, a copy prepared by mechanical process. By certified copy 2 is the answer। का मेंशन किया गया है सेक्शन 76 ऑफ एविडेंस एक्ट में। नेक्स्ट 19, an attested document not required to be tested may be proved by calling at least one testing witness, or both witnesses या फिर document cannot be proved without calling any attesting witness। may be proved as if it was unattested, तो वहाँ पर कोई भी विटनेसेस को बुलाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो 4 इसका आंसर रहेगा। सेक्शन कौन सा है ये? 72 ऑफ एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट 20, प्रिजम्पशन रिगार्डिंग पावर ऑफ अटॉर्नी इज प्रिजम्पशन ऑफ लॉ इज अ प्रिजम्पशन ऑफ लॉ विच इज रिफ्यूटेबल। 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 21, द प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 90 ऑफ एविडेंस एक्ट इज नॉट रिगार्डिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए है, हैंड राइटिंग और उसके लिए अटेस्टेशन के लिए ट्रूथ ऑफ द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट ये नहीं है। देखिए सेम क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया, तो 4 इसका आंसर है। नेक्स्ट 22, एविडेंस ऑफ एनी फैक्ट शोइंग कंटेम्परेनियस एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज टू अ डॉक्यूमेंट वेरिंग इट्स टर्म मे बी गिवन बाय, कोई भी दे सकता है, बोथ द पार्टीज। 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 23, कम्युनिकेशन बिटवीन मैरिड पर्सन्स रिमेन प्रोटेक्टेड when it is made during continuance of marriage and afterwards marriage is dissolved, या फिर when it is made before marriage and afterward marriage takes place, या फिर when it is made after dissolution of marriage। it is made during continuance and afterwards, तो 1 इसका आंसर रहेगा। सेक्शन कौन सा लग जाएगा? 122 ऑफ एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट 24, who propounded a draft of Indian Evidence Act? सर जेम्स स्टीफन। 2 इज द आंसर। लॉर्ड मैकॉले ने क्या ड्राफ्ट किया था? आईपीसी। 25, एविडेंस एक्ट इज अ लेक्स फोरी। नेक्स्ट 26, इन विच ईयर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इज इंक्लूडेड एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस? इन ईयर 2000, आफ्टर पासिंग ऑफ आईटी एक्ट इन ईयर 2000, है ना, विद इफेक्ट फ्रॉम 17/10/2000। नेक्स्ट 27, the provision relating to conclusive proof is given under section 4. 2 is the answer. Next 28, facts forming part of same transaction are relevant in which section of Indian Evidence Act? In section 6. 1 is the answer. Next 29, in which case section 27 is held constitutionally valid? तो ये था देवमन उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। 1 is the answer. एंड इस केस का जो नाम है वो है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय है ये, ठीक है ना। 1960 की जजमेंट है, आर्टिकल 14 के बेस पर जो है 27 को चैलेंज किया गया था, तो
तो यहाँ पर थोड़ा सा ये मिस्टेक कर दिया है। नेक्स्ट इज 30, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट एन एक्सेप्शन टू हीयर से एविडेंस। तो जो हीयर से एविडेंस होता है उसकी एक्सेप्शंस क्या क्या होती हैं? डीडी, रजिस्टाई, एडमिशन, कन्फेशन और अ प्रीवियस स्टेटमेंट, है ना। तो एक्सपर्ट ओपिनियन इज नॉट एन एक्सेप्शन, तो 3 इसका आंसर रहेगा। 31, विच सेक्शन इज बेस्ड ऑन प्ली ऑफ एलिबाई? सेक्शन 11, 4 इज द आंसर। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये। 32, कन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी क्या होता है? इररेलेवेंट। 1 इज द आंसर। का मेंशन किया गया सेक्शन 25 एविडेंस एक्ट। 33, विच एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल? ये क्वेश्चन ठीक नहीं है, कुछ में ही है जो एडमिसिबल होना चाहिए। दैट डिपेंड्स से क्वेश्चन ठीक नहीं बनाया इधर ये। 34, the provision relating to indecent and scandalous questions is given under section 151. 1 is the answer. 152 में क्या है? Which intends to insult or annoy, है ना। 153, exclusion of evidence to contradict answer to question testing veracity. 154 hostile witness वाला है। 35, in which of the following condition a public officer shall not be compelled to disclose the official communication if he considers that public interest would suffer by it? बिल्कुल ठीक है। That the government will in adverse situation by it, suffered by it, if it will defame by it. 1 is the answer. का मेंशन किया गया सेक्शन 124 एविडेंस एक्ट। 36, to prove the execution of a registered will, at least one attesting witness must be called. 2 is the answer. सेक्शन कौन सा लगेगा? 68 एविडेंस एक्ट। 37, one of the important principle is that evidence to be weighted and not numbered is inherent in which of the following section of Indian Evidence Act? Section 134. 4 is the answer. Next 38, leading question can be asked in cross examination. 2 is the answer. कहाँ लिखा गया है? Section 143. Next 39, which section of Indian Evidence Act provides for refreshing memory? Section 159. 2 is the answer. Next 40, which section of Evidence Act talks of hostile witness? 154 अभी बताया था मैंने। 2 is the answer. Next 41, section 107 of Indian Evidence Act makes presumption about life. डेथ के लिए कौन सा है? 108, तो 1 इसका आंसर रहेगा। Next 42, section 112 Evidence Act applied when there is a dispute relating to the paternity of the child. 2 is the answer. Maternity of a child is a fact and paternity of a child is a presumption. Okay. Next 43, a witness who is unable to speak gives his evidence in writing in open court. Such type of evidence is known as oral evidence. 1 is the answer. का मेंशन किया गया सेक्शन 119 एविडेंस एक्ट। Next 44, under which section of Indian Evidence Act order of examination has been provided? देखिए सेक्शन 137 में तो इनके बारे में बताया गया कि क्या होते हैं एंड ऑर्डर कब आएगा? सेक्शन 138 के अकॉर्डिंग। 2 इसका आंसर रहेगा। Next 45, on whom burden of proof lies in criminal case? On prosecution. 2 is the answer. जनरल पूछे जनरली आंसर देंगे, प्रोसिक्यूशन पे रहेगा। Next 46, from which date Indian Evidence Act came into force? 1st September 1872. 2 is the answer. Next 47, section 2 of Indian Evidence Act was repealed by repealing act of 1938. 3 is the answer. Next 48, which words has not been defined by section 3 of Indian Evidence Act? इंडिया कोर्ट डिस्प्रूड ये है, मे प्रिज्यूम नहीं है। ये कहाँ पर? सेक्शन 4 में। मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ। Next 49, court can presume about the legality of digital signature which is part of dash old record 5-year-old. 3 is the answer. सेक्शन कौन सा है ये? 90A. Next 50, which of the following section of Indian Evidence Act states the rule about evidence as to document unmeaning in reference to existing facts? That is section 95. 1 is the answer. Next 51, to which of the following does the Evidence Act applies? To
Non-judicial proceedings, no. Affidavits, no. Arbitration, no. Judicial proceedings, yes. 3 is the answer. Next 52. Facts according to the Evidence Act means includes an existing thing, only mental condition, या फिर visible thing, या फिर any tangible visible thing. It includes statement, feeling, opinion, state of mind, etc. 4 is the answer. Section 3 interpretation में mention किया गया fact के बारे में. Next 53. Which of the following option falls within the definition of evidence given in the Evidence Act? Fact of which court take judicial notice. The demeanor of the witness, या फिर memorandum prepared by criminal and civil court during local inspection, या फिर any statement made by the witness and all document produced for the inspection of the court. 4 is the answer. ये भी section 3 interpretation से mention किया गया है. Next 54. Presumption of fact under the Evidence Act is based on logic, human experience, law of nature, या फिर provision of law, या फिर cannot be ignored, uniform position. No. 1 is the answer. Next 55. In any suit or proceeding, evidence may be given of existence or non-existence of every fact in issue. Only या फिर every relevant fact, या फिर connected which is connected with the relevant fact or fact in issue, या फिर existence non-existence of every fact in issue or of such other facts which declare to be relevant by Evidence Act. ये कहाँ mention किया गया है? Section 5 में. Next 56. The question is whether A robbed B. Under which of the following options this fact will be relevant? That shortly after robbery, B went to a fair with money in his possession and he showed it to someone else. ये दिखाता है conduct. This is illustration A in section 7. So 2 is the answer. ये क्या दिखाता है? इसकी occasion or cause or effect, immediate or otherwise. Next 57. Conduct of the parties is relevant under section 8. 2 is the answer. Next 58. When the question is to the existence of any right or custom, the existence of any transaction by which it was created, claimed will be relevant under section 13. 1 is the answer. Next 59. Which of the following statement comes under the term confession? When accused admits the commission of crime committed by his relative, no. Admits the commission of crime by his own, or admits the fact which constitutes the crime, yes, it is correct. Done by other person on his advice, no. Admits commission of crime before the police officer, no. So 2 is the answer. Next 60. A is accused of fraudulently delivering to B a counterfeit rupee. The question is whether the delivery of rupee was accidental. The fact that soon before or after the delivery, A delivered counterfeit rupee to C, D, and E are relevant as showing that delivery to B was not accidental under section 15. 3 is the answer, and this is illustration C in section 15. Next 61. When a person is entitled to institute a suit is at the time from which the period of limitation is reckoned is suffering from legal disability, he will have to institute the suit within 3 years from the cessation of disability or within remaining period of limitation if it is more than 3 years. 4 is the answer. This is section 6 of Limitation Act. अब यहाँ से Limitation Act start हो गया है. Next 62. Where in any case of any suit for which a period of limitation is prescribed by the Limitation Act, the suit is based upon the fraud of the defendant, the period of limitation will begin to run from date of commission of fraud, या फिर after commission of fraud, या फिर no effect, या फिर when the plaintiff has discovered the fraud or could with reasonable diligence have discovered it. 4 is the answer. Section कौन सा लगेगा? 17 of Limitation Act. Next 63. Limitation Act came into force on 1st January 1964. 4 is the answer. 5th October 1963 को इसको प्रेसिडेंट की असेंट मिली थी. Next 64. Limitation Act has to be construed strictly. Yes. Exhaustive code. Yes. Rules of procedure. Yes. All of the above. 4 is the answer. Next 65. Where no period is prescribed for exercise of power in statute like Limitation Act, such power must be exercised within reasonable time या maximum या फिर time depends on court decision.
देखिए इस क्वेश्चन को जो है डिलीट कर दिया गया था, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट 66, पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टैंड्स एक्सटेंडेड बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 6 ऑफ लिमिटेशन एक्ट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। देखिए सेक्शन 6 क्या है लीगल डिसेबिलिटी के लिए, तो वहाँ लिखा हुआ 3 ईयर और रिमेनिंग पीरियड इफ मोर देन 3 ईयर, तो फिर ये क्वेश्चन जो है डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट 67, फॉर अ सूट फाइल्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज 30 years. 4 is the answer. Next 68, section 13 of limitation act applies to suit filed in a forma pauperis और appeal filed in forma pauperis, दोनों ही हैं, both इसका आंसर रहेगा, 3 is the answer. Next 69, the condonation of delay under the limitation act has been dealt under। देखिए क्वेश्चन में कहूँगा कि ठीक नहीं है, क्योंकि condonation of delay in केस ऑफ अपील एंड एप्लीकेशन तो दिया हुआ सेक्शन 5 में, सूट्स के लिए नहीं है, तो 5 लगा सकते हो बट प्रॉपर लिखना चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट 70, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर सेटिंग असाइड अ सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री इज 90 days. 4 is the answer. Next 71, section 14 of limitation act applies to suits. 4 is the answer. Next 72, the period of limitation for filing a suit for a specific performance is 3 years. 4 is the answer. और एक कहाँ मेंशन किया गया है, इन आर्टिकल 54 ऑफ शेड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट। Next 73, the period of limitation for execution of a decree is 12 years. 1 is the answer. कहाँ मेंशन किया गया, आर्टिकल 136 ऑफ शेड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट। देखिए जहाँ पर भी मैं आर्टिकल बोलूँ इसका मतलब क्या है, शेड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट से लिया गया है वो। नेक्स्ट 74, इजमेंटरी राइट अंडर सेक्शन 25 लिमिटेशन एक्ट कैन बी एक्वायर्ड बाय। देखिए ये क्वेश्चन में जो मैं कहूँगा कि प्रॉपर नहीं है। कैसे, देखिए जो इजमेंटरी राइट है वो ओनर ले सकता है एज पर सेक्शन 25 लिमिटेशन एक्ट, को ओनर ले सकता है विद दी कंसेंट ऑफ अदर को ओनर, ठीक है ना, बट ये नहीं कि वो उसी प्रॉपर्टी में ले। अब वो इजमेंटरी राइट क्या होता है ना कि अगर एडजेसेंट प्रॉपर्टी तो वहाँ पर आपका इजमेंट बन जाता है। अब यहाँ पर टेनेंट तो हो नहीं सकता, तो को ओनर ले सकता है, बट यहाँ पर वो उसमें कंडीशन होती है कि उसको कंसेंट चाहिए होती है दूसरे को ओनर की, तो वो लिखा नहीं हुआ। बट एक तरीके से देखें तो 1 इसका आंसर हो सकता है, बट मैं कहूँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉपर नहीं बनाया है ये भी। इस पेपर में तो सबसे ज़्यादा मिस्टेक दिखी है मुझे अभी तक। नेक्स्ट 75, अंडर द लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेंट मीन्स द petitioner पर्सन फ्रॉम और थ्रू whom an applicant derives his title, या फिर एनी पर्सन हु estate is represented by the applicant as executor, administrator or other representative. All of the above. 4 is the answer. Definition कहाँ है, सेक्शन 2A in limitation act. Next 76, the provision relating to bar of limitation is contained in section 3. 1 is the answer. Next 77, where the prescribed period for any suit, appeal or application expires on the day on which court is closed, तो क्या होगा, the same cannot be instituted or preferred afterwards, या with the permission of the court may be instituted, या फिर fresh period of limitation, या फिर suit appeal may be instituted, preferred or made when the court reopens. 4 is the answer. Section B कौन सा है, 4. Next 78, when a person is entitled to institute a suit is suffering from legal disability, he may institute a suit within the same period after the disability has ceased as would otherwise have been allowed under section कौन सा है ये, 6 है ये. 4 is the answer. Next 79, when a person is under disability dies after the disability ceases but within the period allowed to him under section 6 as his legal representative. अब देखिए allowed under section 6, तो मतलब 78 का आंसर तो यहीं से हो गया। अगर मान लो किसी को नहीं पता है तो, वैसे तो इजी क्वेश्चन है, नहीं पता है तो यहाँ से भी आप आंसर कर सकते हैं। तो इसमें क्या आंसर रहेगा, he may institute a suit within the same period after the death as would otherwise been allowed या फिर available to that person had he not died. तो जो LR है वो फाइल कर सकते हैं उस टाइम पीरियड में। 4 इसका आंसर रहेगा। सेक्शन कौन सा है ये, 6 में ही लिखा हुआ है ये। नेक्स्ट 80, व्हेन
one of several persons jointly entitled to institute a suit is under any disability, a discharge can be given without the concurrence of such person. Time will not run या फिर will run against all of them except, नो ये नहीं है, तो 2 ही इसका आंसर रहेगा। सेक्शन कौन सा है ये? 7 लिमिटेशन एक्ट। नेक्स्ट 81 रिपील ऑफ लॉ मीन्स law is a mandate of in existence या फिर not in existence. Now it is, law is not in existence anymore, means deleted. 3 is the answer. Next 82 where there is a conflict between specific law and general law, which law is applicable? Specific law, 1 is the answer. Next 83 which of the following is true meaning of the Latin maxim expressio unius est exclusio ulterius? Express mention of one thing implies the exclusion of no one या फिर another. Another. 2 is the answer. Next 84 which statute can be given retrospective effect by parliament by specifically mentioned in the statute? Criminal law, tax law, evidence act. सिर्फ टैक्स लॉ के लिए रेट्रोस्पेक्टिव कर सकते हैं, ये क्रिमिनल लॉ या फिर इसके लिए नहीं कर सकते। नेक्स्ट 85 प्रिंसिपल ऑफ एक्लिप्स इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 13 का 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 86 इंटरनल एड टू इंटरप्रिटेशंस आर टाइटल प्रोवाइजो मार्जिनल नोट्स, ऑल ऑफ द अबव 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 87 external aid to interpretations are dictionary, textbook, legislation history, all of the above, 4 is the answer. Next 88 doctrine of colorable legislation means what cannot be done directly cannot be done indirectly, 1 is the answer. Next 89 state which one of the following statement is correct. The use of word must gives a discretionary power, no. May mandatory, no. Should make provision directory even if the extent shows otherwise. फिर the use of word shall raises presumption that the provision is imperative. Mandatory होता है ना ये, तो 3 इसका आंसर रहेगा, ये ठीक है। Next 90 an ambiguous statute should be interpreted to make it void, partly workable या फिर workable in all respects या फिर नॉट वर्केबल। तो देखिए जो एम्बिगुअस स्टैट्यूट होता है उसको इंटरप्रेट ऐसे करते हैं कि वो थोड़ा सा उसको वर्केबल बनाया जा सके। अब देखिए वर्केबल इन ऑल रिस्पेक्ट लिखा है यहाँ पर ये ऑप्शंस में, और यहाँ पार्टली वर्केबल लिख दिया, तो वर्केबल हो सकता था, कुड बी दी आंसर, बट नॉट वर्केबल तो आएगा नहीं और वाइड ये होगा नहीं। अगर इंटरप्रेट कर रहे हैं तो उसको वर्केबल बनाने के लिए करते हैं, तो मैं कहूँगा कि ये क्वेश्चन में जो है डिलीट होना चाहिए था। इट इज़ अ एम्बिगुअस क्वेश्चन अगेन। Next 91 the literal or grammatical interpretation means the words of an enactment are to be given their ordinary natural meaning या फिर interpreted in such a way that they suppress the mischief या फिर natural meaning result in hardship या फिर should be given according to the intention of the legislature. Ordinary and natural meaning, तो 1 is the answer. Next 92 the mischief rule of interpretation originated in Hayden's case, 1 is the answer. कब आया था केस ये? 1584. Next 93 nocitur a societas means harmonious construction, a construction which makes system effective या फिर expression used many times must be given same meaning every time या फिर words susceptible to analogous meaning if used together are given cognate meaning. तो इसका मतलब होता है known by his company, society, तो 4 इसका आंसर रहेगा। Next 94 beneficial construction means if words clearly omit certain cases the word cannot be strained to include them या फिर where language fail to achieve the object more extended meaning could be given to it या फिर in criminal statute the benefit of doubt should be given to the accused या फिर person cannot be taxed unless language clearly imposes the obligation. 4 is the answer. Next 95
An offence was punishable with imprisonment and fine. The accused committed the offence. The act was amended and punishment in the form of fine was enhanced. The court held that this enhanced punishment could not be meted out to the offender. The court applied the rule of strict interpretation of the penal statute या फिर mischief liberal या फिर beneficial. Strict interpretation, one is the answer. Next 96. Legal proceedings in relation to matters connected with a temporary act after the act has expired cannot be instituted. Yes, ये तो ठीक है. और continued तो कर सकते हैं. और instituted if saving clause is there. 3 इसका आंसर रहेगा. Next 97. Regarding the constitutionality of an act, presumption is that it is constitutional या फिर unconstitutional या फिर everything depends on the language of the act या फिर on the purpose of the act. Presumption क्या रहती है कि वो constitutional है unless the language is ambiguous or against the constitution. तो presumption तो यही रहेगी भी हाँ भी constitutional है. 1 इसका आंसर रहेगा. Next 98. Rule regarding construction of welfare statute is that it should be liberal constitute या फिर considered on basis of consequence strictly या फिर literal meaning should be applied. 4 is the answer. Next 99. Which one of the following is not correct? A power of legislature to make law on topics committed to it includes it in the power to carries with the power to repeal it. Yes, the power to repeal is coextensive. या फिर to bind the successor in future. No. 1 is the answer. Next 100. Rule regarding the interpretation of entries in list of 7 scheduled to the constitution is that they should be interpreted in pedantic sense या फिर held to extent of ancillary or subsidiary matter या फिर strictly interpreted या फिर be given widest possible and most liberal interpretation. Be held to extend to ancillary and subsidiary matters. 2 is the answer. Next is 101. A provision regarding not less than 3 months notice is मैंडेटरी डायरेक्टरी है, नेगेटिव है, अफर्मेटिव है. ये अफर्मेटिव है. लगता है ऐसा कि नहीं से कम नहीं होना चाहिए, तो नेगेटिव नहीं है बट ये अफर्मेटिव है. 4 इसका आंसर रहेगा. Next 102. Delegatus non potest delegere means that on whom power to make subordinate legislature is conferred. Cannot further delegate, बिल्कुल ठीक है. फिर can further delegate या can further no. 1 इसका आंसर रहेगा. Next 103. If the language of the statute is open to more than one construction, the court must try to get the intention of the government member या legislators या फिर legislature होना चाहिए. तो 4 इसका आंसर रहेगा. Next 104. Which one of the following is a limitation of the rule of strict interpretation of taxing statutes? In taxing statute, one has to look merely at what is clearly said. Tax should not be imposed unless the word unambiguously imposed tax. If no tax can be imposed by inference. या फिर if the intention to levy a tax is clear by words, it will be imposed. तो limitation क्या हुई? The tax should not be imposed unless the words unambiguously impose tax. 2 is the answer. Next 105. A proviso in an enactment means an exception of general rule या फिर explanation. या फिर addendum या provision stating a general rule. No, it is an exception. 1 is the answer. Next 106. What is meant by interpretation statute? Interpretation of statute by parliament या फिर courts. By courts. 3 is the answer. Next 107. What is the mischief rule? There must be no mischief in court या फिर the judge should interpret the word literally या फिर judge should look at the mischief which the act was passed to prevent. 3 is the answer. Next 108. What is the doctrine of stare decisis? Doctrine of pardon या फिर statutory interpretation या फिर parliamentary sovereignty या precedent. 4 is the answer. Next 109. What do you mean by ratio decidendi of a case? The legal reasoning of a case या फिर opening para या facts या फिर legal representatives. No. Legal reasoning. 1 is the answer. Next 110. Case law means law passed by parliament, a law representing the decision of the court. या फिर case law is not really law made by authorities. No. Law representing the decision of the courts.
देखिए यहाँ पर मैं कहूँगा कि बिल्कुल कोई भी ऑप्शन जो है ठीक से नहीं बनाया गया है। केस लॉ तो क्या होता है कि ए लॉ मेड बाय द कोर्ट इन अ डिसीजन, उसको बोलते हैं केस लॉ। बट यहाँ पर एज ए लॉ रिप्रेजेंट हो रहा है, तो थोड़ा सा इन्होंने लैंग्वेज यहाँ पर गड़बड़ कर दिया। अदरवाइज टू कुड बी द आंसर। या अगर इसको देखें तो ऐसा लग रहा है ना कि लॉ बनाया गया है जो किसके बेस पर, जो कि कोर्ट के डिसीजन के बेस पर बनाया गया है। बट नहीं, जो कोर्ट ने डिसीजन दिया है वो बेस है किसी लॉ का, मतलब डिसीजन से लॉ बनाया गया है, उस पार्लियामेंट द्वारा नहीं बनाया गया है। तो टू कैन बी द आंसर। नेक्स्ट 111, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मीन्स एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या लॉ मेड बाय डेलीगेशन, या फिर डिसीजन गिवन बाय कोर्ट, या फिर लॉ मेड बाय अथॉरिटी टू हुम पार्लियामेंट हैज डेलीगेटेड द पावर। 4 is the answer. Next 112, act of interpretation is the art of proliferating purpose. Who said this? It was said by Allen. 1 is the answer. Next 113, external part of law is not important but dash is important. Logic, intention or substance? Substance is important. 3 is the answer. Next 114, adjudicandum generis means the other kind या same kind? Same kind. बट इस क्वेश्चन को जो डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट 115, अल्ट्रा वायरस मीन्स इंटरनल अथॉरिटी, एक्ट डन बाय अथॉरिटी, एक्ट डन विद इन द अथॉरिटी, एक्ट डन आउट ऑफ अथॉरिटी, या फिर विद इन आउट ऑफ। 2 इज द आंसर। अल्ट्रा वायरस का मीनिंग क्या होता है? एनी एक्ट डन आउट ऑफ अथॉरिटी या विदाउट ऑथराइजेशन। नेक्स्ट 116, the function of the judges in interpreting statutes is twofold. First, as per the exact meaning of what legislature has actually said. Second, what legislature intended to have said. ये किसने कहा था? ये कहा था ग्रे ने। 4 इसका आंसर रहेगा। Next 117, which of the following cases is related to harmonious construction? That is Bengal immunity versus state of Bihar. 4 is the answer. Next 118, in which case Supreme Court acknowledged the Indian Constitution has conceived a quasi-federal policy? तो ये केस है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवांश मॉडर्न ब्रीवरी लिमिटेड। 1 is the answer. Next 119, public policy is an unruly horse and dangerous to ride. ये किसने कहा था? ये कहा था जस्टिस बोरो ने। 2 is the answer. केस कौन सा था वो? रिचर्डसन वर्सेस मैलिश, 1824 की जजमेंट है, वहां बोला गया था ये। नेक्स्ट 120, द मेन प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन इज द लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 121, एडिशनल रिटन स्टेटमेंट टू बी प्रेजेंटेड विद इन 30 days। 2 इज द आंसर। और प्रोविजन कहाँ है इसका? ऑर्डर 8 रूल 9 में। Next 122, which rule under order 6 provides for verification of pleading? That is rule 15. 4 is the answer. 17 में क्या है? Amendment. Next 123, notice is of how many types? अब नोटिस के क्या टाइप होते हैं? ये क्वेश्चन बड़ा ही एम्बिगुअस है और बड़ा ही कंट्रोवर्शियल भी है। Next 124, under which order and rule of CPC plaintiff has to show in plaint that the defendant is interested in subject matter and that he is liable to be called upon to answer the plaintiff's demand? Yeah, order 7 rule 5. 1 is the answer. Next 125, counterclaim filed by defendant is to be treated as a separate suit. 2 is the answer. Provision का है counterclaim का? Order 8 rule 6A. Next 126, plaint can be returned by the court when it has been filed on insufficiently stamped paper, या फिर it has not been accompanied by duplicate copy, या फिर when it has not been accompanied by affidavit, या when it is filed in a court having no jurisdiction. तो इन तीनों में तो हो जाएगी रिजेक्ट ऑर्डर 7 रूल 11 के अकॉर्डिंग, और इसमें होगी रिटर्न। 4 इज द आंसर। प्रोविजन का है ऑर्डर 7 रूल 10 में। Next 127, in how many days the defendant has to file written statement of his defense from the date of service of summons?
विद इन 30 days एंड मैक्सिमम कितना है 90 days, बट जनरली कितना रहता है 30 days। ऑर्डर 8 रूल 1 में लिखा गया है। नेक्स्ट 128, अंडर विच सेक्शन ऑफ CPC अपील इज बार्ड अगेंस्ट द कंसेंट डिक्री? दैट इज सेक्शन 96 सब सेक्शन 3। 3 is the answer. Next 129, in a civil proceeding an application for review is entertained only on the ground mentioned in order 47 rule 1। 1 is the answer. order 46 किसके लिए है? रेफरेंस के लिए। एंड 47 रिव्यू के लिए है। इनके सेक्शन कौन कौन से हैं? रेफरेंस का सेक्शन है 113, रिव्यू का सेक्शन कौन सा है 114 एंड रिवीजन आता है 115, बट इसका कोई ऑर्डर नहीं है। Next 130, a decree may be executed either by the court which passed it or by the court to which it is sent for execution has been provided in section 38 CPC। 3 is the answer. Next 131, a plaint can be rejected under order 7 rule 11। अभी बताया था मैंने, देखिए 1 is the answer। order 7 rule 10 क्या है? return of plaint, ये भी बताया था ऊपर। Next 132, the list of witnesses after settlement of issues must be filed within period of 15 days। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये। प्रोविजन कहाँ है इसका? ऑर्डर 16 है, रूल 1 है, वही मेंशन किया गया है ये। नेक्स्ट 133, रिसीवर इज एन एजेंट ऑफ डिफेंडेंट या फिर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट? ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 134, टेम्पररी इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड बाय कोर्ट after service of notice to the party, after hearing both the parties, after hearing the applicant only। तो आफ्टर नोटिस होता है, सर्विस और नोटिस टू अदर पार्टी होता है, एंड हियरिंग बोथ द पार्टीज नोटिस भी होता है और ये भी होता है। तो यहाँ पर बोथ आना चाहिए था, तो आइदर लिखा हुआ 1 और 2, 4 कुड बी दी आंसर। इन सर्टेन सिचुएशन जहाँ पर एक्स पार्टी इंजंक्शन होती है वहाँ पर हियरिंग ज़रूरी नहीं होती है, बट नोटिस तो ज़रूरी है ही है। फिर तो वहाँ पर नोटिस भी बाद में ही करते हैं। थोड़ा सा मैं कहूँगा कि क्वेश्चन ये ठीक नहीं बनाया इधर ये। नेक्स्ट 135, कन्वेंसिंग मीन्स ड्राफ्टिंग और फ्रेमिंग ए डॉक्यूमेंट और इंस्ट्रूमेंट विच इज रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ये बिल्कुल ठीक है, ये 1 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 136, ए ड्राफ्ट्समैन मस्ट नो द सब्सटेंटिव लॉ रिलेटिंग टू डीड या फिर प्रोसीजरल लॉ या फिर सब्सटेंटिव एज वेल एज प्रोसीजरल लॉ। 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 137, द टाइटल एज अ पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज required by law या फिर not required by law but it is convenient thing to have it is in legal instrument या फिर title decisive of its nature। all of the 3 are correct। ये तो होगा नहीं, यहाँ पर तो contradictory हो गया। it is required by law, 1 is the answer। next 138, when a draftsman begin with drafting a notice the first thing he is required to mention is person from whom and to whom notice is being given या फिर subject to which notice is substantially related या फिर reference to the provision of law under the notice is given। इस क्वेश्चन को जो है डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट 139, codicil means an instrument which cancels a will या withhold या states the fact या फिर explaining, altering, editing लिखा है यहाँ पे, addition to the will and forms a part of will। 4 is the answer। Next 140, which one of the following is correct? For the purpose of making a gift of immovable property, the transaction should be written only या फिर instrument does not require registration, attestation is not required, the instrument must be registered and properly attested as at least 2 persons as witness। 4 is the answer। Next 141, which one of the following is not a fundamental rule of pleading? That every pleading must state a fact not law, ये बिल्कुल ठीक है। It must state all material facts only, बिल्कुल ठीक है। States facts and not evidence, ये ठीक है। Fact in detail, ये जरूरी नहीं है। 4 is the answer। कहाँ प्रोवाइड किया गया है ये? ऑर्डर 6 रूल 1 में। Next 142, which of the following provision lays down that any matter which might have been ground of defense or attack in a former suit but has not been made shall be deemed to have been a matter directly and substantially in issue in such suit। क्या लग जाएगा? इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा इन एक्सप्लेनेशन 4 ऑफ सेक्शन 11 ऑफ CPC। 3 is the answer।
Next 143, which of the following pleading will be struck out? Unnecessary, frivolous, scandalous, all of the above. 4 is the answer. स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग्स के बारे में कहाँ लिखा गया है? ऑर्डर 6 रूल 16 में. Next 144, any matter of fact which the court presumes in favor of any party and the burden of proof that lies on the other side should be alleged in the pleading या फिर should not be alleged या फिर should not be alleged but if specifically denied by the other party then it should alleged in the pleading. ये कैसे होगा? पहले alleged नहीं करेगा तो वो deny कैसे करेगा? It should be alleged in the pleading. 1 is the answer. Next 145, a party can amend his pleading as provided under Order 6 Rule 17. 3 is the answer. Next 146, pleading can be amended before the trial court या first appellate या फिर second appellate. All of the above, कहीं भी कर सकते हैं. 4 is the answer. Next 147, pleading must be signed by party and his pleader. 3 is the answer. का मेंशन किया गया है Order 6 Rule 14 CPC में. Next 148, a plaint has to be presented in duplicate. 2 is the answer. Next 149, who shall produce the evidence first? Plaintiff obviously, unless the defendant admits the fact, है ना? तो 1 इसका आंसर रहेगा. Next 150, the term pleading is defined under Order 6 Rule 1. 1 is the answer. So friends, here we have discussed all the questions of Rajasthan Junior Legal Officer JLO 2014 पेपर 3. अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, कोई कमेंट्स हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं. वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और एफर्ट्स हमारे अच्छे लगे हो तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन कम टू नो अबाउट आवर चैनल एंड वो भी बेनिफिट ले सकें. एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो in addition to like and subscribe, kindly give us a super thanks. Super thanks is a way to appreciate the content creator. आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई भी अमाउंट जो है डोनेट कर सकते हैं. फ्रॉम मिनिमम स्टार्ट्स विद 40 रुपीज. तो काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स. So friends, thanks very much for watching this video. Thank you.